बोलती कहानियां कार्यक्रम में स्वागत है। आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है गिरिजेश राव की कहानी एक सुख ऐसा भी। कुछ इलाकों की हवाएं ऐसी बोझिल होती हैं कि उनका भार वही जान पाता है जिसकी नाक लंबी हो। अब आप पूछेंगे कि नाक और भार ये क्या बात हुई। मैं कहूंगा जैसे आप जान नहीं पाए वैसे समझ भी नहीं पाएंगे। छोड़िए। कुआर के घाम में दिन भर भाग दौड़ करते मैं बेतहाशा चीखता रहा। सांझ होते होते स्थिति ऐसी हो गई कि नाक ही छिल गई। पेट में भूख किंतु जीभ को इनकार। ऐसी स्थिति भी हो सकती है, पहला साक्षात्कार था। अयोध्या स्टेशन पर गाड़ी में बैठाने साधु बाबा लाख मना करते पर भी साथ आए। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं, रोगी के साथ कोई भी हो परिचारक तो होता है। हाथ में भोजन की पोटली थमाने लगे तो मैंने मना किया। काशी बहुत दूर नहीं बाबा, मन नहीं है। बाबा के श्मश्रु ढके होठों पर स्मित खो गई। मन तो मनाने से मानता है बेटा, राम रस है, पालो। सीता की रसोई अन्नपूर्णा के द्वार किसी को भूखा कैसे भेज सकती है, मर्जाद तो रखनी ही होगी। सीता की रसोई, भीतर कुछ ढहता सा चला गया। अनमने ही मैंने हाथ बढ़ा, थाम लिया और उनके हाथ आशीर्वाद में उठ गए। भाग्यवानों को भगवान का प्रसाद मिलता है बेटा, सुख पाओगे। ट्रेन चल दी। कूपे में एक वृद्ध दंपति मेरी सीट की ओर बैठे हुए थे। मेरे कहने पर खाली करते उनके चेहरों पर परिचय की झांकी उभरती सी दिखी, लेकिन मैं भीतर बाहर उदासीन ही रहा। देखने से ही सतलज तीर के वासी लग रहे थे। ट्रेन भी तो वहीं से गंगा को जा रही थी। बैग जमाने के बाद मैंने सामने की फोल्डेबल टेबल पर पोटली पानी रख दिया और एक काम यह भी हो जाए सोचकर उसी समय पोटली खोल दी। दृष्टि ऊपर उठाई तो साइड बर्थ पर बैठे दंपति को स्वयं को एकटक घूरता पाया। मन ही मन मैंने कहा, आपकी सीट तो थी नहीं, खाली करा दिया तो इतना मन मैल। अरे आधी बोगी खाली पड़ी है, कहीं चले क्यों नहीं जाते। भोजन आरंभ किया और भीतर विचित्र सी ऊष्मा उगने लगी। एलर्जी वालों को कई बार ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें ऐन्द्रजालिक कहा जा सकता है, लेकिन इस बार ऊष्मा भौतिक वास्तविकता थी। एसी डब्बे में भी पसीना आना शुरू हो गया और जीभ पर स्वाद भी। कौर दर कौर रस भीनने लगा और ललाट पर पसीना भी बहने लगा। क्या सोचते होंगे वे लोग, कैसा भुक्खड़ है ये। स्वयं को कोसते मैंने उनकी ओर देखा तो वे अब भी घूरे जा रहे थे, लेकिन अब उनके चेहरों पर प्रगाढ़ परिचय और वात्सल्य के भाव स्पष्ट थे। मैं झंझलाया, ऐसे भाव मुझे ही दिखते हैं या औरों को भी, मैं तो इन्हें जानता तक नहीं। भीतर चुगली हुई, और वे तुम्हें जानते हो तो, जिसे मैंने चुप करा दिया। साफ सफाई के पश्चात पसीना सुखाने मैं पंखे की ओर खिसक कर बैठ गया। पढ़ने के लिए नया ज्ञानोदय निकाला ही था कि वृद्ध ने पूछा, बेटा जी बनारस जा रहे हो। मेरे हूं कहने पर उन्होंने बात आगे बढ़ाई, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। मैंने दोबारा हूं की तो इस बार वृद्धा ने शिकायत की, देखो ना आधी बोगी खाली है। लेकिन मुझ सीनियर सिटीजन को तब भी साइड अपर बर्थ दिया। मान लो आगे तक जाना होता तो बूढ़ी देह कैसे चढ़ पाती। नास पीटे। नास पीटे सुनकर मेरी रुचि जगने सी लगी। वैसे भी ज्ञानोदय में कुछ खास नहीं था। मैंने उन्हें समझाया, आप इसे यूं देखिए, आगे के स्टेशनों पर औरों के आरक्षण होंगे जिन्हें रात की यात्रा करनी होगी। उन सीनियर जनों को लोअर बर्थ दिए गए होंगे। टीटी अभी चेक करने आएंगे तो बात कर लेंगे, तब तक आप नीचे ही लेट जाइए। वृद्धा और वृद्ध की आंखें मिली, चेहरे चमके और तुरंत गहरी उदासी घिर गई। प्रकृतिस्थ हो वृद्धा खांसने लगी, कोई नहीं, ठंड है, कुछ गरम मिल जाता तो। उन्होंने बात छोड़ मेरी ओर एक तांबे का पुरायट सा डिब्बा बढ़ाया। बेटा जरा इसे खोल दो। हम लोग कोशिश किए लेकिन मुआ जाने कैसा चढ़ गया है, खुलता ही नहीं। डिब्बा ले मैंने यंत्रवत प्रयास किया, नहीं खुला। दोनों जांघों के बीच उसे दबा, दोनों हाथ लगा घुमाया तो खुला।
वृद्ध दंपति और खुल गए। ओह, तुम्हारी पैंट गंदी हो गई। मैंने देखा कि सफेद पैंट पर निशान पड़ गए थे। वृद्धा ने कहा, रुमाल पानी में भिगोकर ले आओ बेटा, साफ हो जाएगा। मैंने कहा, छोड़िए भी आंटी, घर पर साफ हो जाएगा। पानी का दाग देखकर लोग जाने क्या सोचने लगे। इस बात पर हम तीनों एक साथ हंस पड़े। कोई कोई हंसी ऐसी होती है जैसे बांध दरक रहा हो और पानी धीरे धीरे प्रवाह पा रहा हो। वे दोनों ऐसे ही हंसे थे। हालांकि मैं ये देखकर थोड़ा उलझा कि उन्होंने डिब्बा वापस वैसे ही झोले में रख दिया था। आप लेटेंगी? नहीं, सीट का रैक्सीन बहुत गंदा होता है। चादर हो तो लेटूं। वो तो है ना। अरे बिछाएगा कौन, मेरे हाथ कांपते हैं। इन्होंने बिस्तर ताउम्र कभी लगाया नहीं, ढंग ही नहीं आता। कहकर वृद्धा हंस पड़ी और वृद्ध बस मुस्कुरा दिए। मुझे अब अजीब नहीं, अच्छा लगने लगा था। घर पर जैसे तैसे मैं ही लगाती हूं, लेकिन यहां जाने क्यों, ट्रेन भी तो कितनी हिल रही है। मैं लगा देता हूं, मैंने अपने स्वर में निर्णय मिश्रित अनुमति की मांग पाई। हाँ लगा दो, तकिए का कवर भी बदल देना, कंबल नहीं नहीं, वो जो काला बैग है ना, उसमें से मेरी शाल निकालकर जब चादर ओढ़ लूं तब ऊपर से डाल देना। वृद्धा लेट गई तो वृद्ध ने शुरू की। क्या करते हो बेटा? नौकरी। बनारस में कहाँ रहते हो? कमच्छा पर। वहां से घाट कितनी दूर है? पास ही है। आप लोग कहाँ ठहरेंगे? पंडे वाला आएगा जहां ठहरा दे। तुम्हारे कितने बच्चे हैं बेटा? जी अभी तो साल भर ही हुए बंधन में बंधे। अच्छा अच्छा। मैं स्वयं से ही पूछ बैठा, ये नवा दशक है क्या? ट्रेन में ऐसी बातें इस युग में? कुछ कहा बेटा? नहीं तो, बुढ़ापे में कान बजते हैं। वृद्धा उठ बैठी थी। बहू काम पर जाती है बेटा? नहीं अम्मा घर संभालती है। सहज ही निकल पड़े अम्मा शब्द पर हम तीनों चौंक से गए। ठीक है बेटा, तुम्हारे भाग की घरनी मिली, फिकरनी नहीं। वे दोनों हंस पड़े थे। फिकरनी माने? अरे बाहर भी खटे और भीतर भी, तो काम धंधे वाली फिकरनी ही रहेगी ना। मर्दा तो सुधरने से रहे, इन्हें ही देख लो। अम्मा अब जमाना बहुत आगे पहुंच गया, रहने दो रहने दो, देख रही हूं आगे गड्ढे में जा रहा है। कहते हुए वे मुस्कुरा दी। मौन खिंच गया। गाड़ी की हट हट उससे परे थी। दोनों वृद्ध परिचय वात्सल्य के साथ मुझे पुनः घूरने से लगे। वृद्धा लेटी हुई थी। मैं बैठे बैठे ही झपकी लेने लगा। जाने कितने समय के बाद उनकी पुकार से मेरी झपक खुली। बेटा पंखा बंद कर दो, ठंड लग रही है। नीचे पांव से शॉल खिसक गई है, वापस उड़ा दो। मैंने सहज ही कर दिया। वृद्ध बस देखते रहे। थोड़ी देर बाद बैठे बैठे ही वे इधर उधर होने लगे। अंततः कह ही पड़े, मुझे बाथरूम जाना है। चप्पलें नीचे जाने कहाँ खो गई हैं, निकाल दोगे बेटा? मुझे थोड़ा अटपटा तो लगा, लेकिन उनकी आयु विचार मैं नीचे झुका। वाकई चप्पलें निकालनी उनके वश की नहीं थी। चप्पलें पहन वे टॉयलेट गए और मेरे पेट में मरोड़ सी उठने लगी। सीता की रसोई, अन्नपूर्णा का द्वार, क्या बाबा! मुझे टॉयलेट जाना ही पड़ा। लौटकर बैठा ही था कि ट्रेन धीमी होने लगी। वृद्धा उठकर बैठ गई। बेटा मुझे ठंड लग रही है, झोले में से गिलास निकालकर चाय ले आओ ना। वृद्ध ने जोड़ा, इतनी लंबी ट्रेन और चाय वाले तक नहीं। मैंने प्रतिवाद किया, घूम कर गए तो थे। वृद्धा ने प्रत्युत्तर दिया, अरे जब जरूरत पड़े तो आए ही ना नास पीटे। बेटा ले आ, जा जल्दी दौड़ ला। उस स्टेशन पर स्टॉप नहीं था, फिर भी मैं उतर गया। संयोग से एक चाय वाला दिखा और मैं दौड़ा। अभी चाय ली ही थी कि ट्रेन चल पड़ी। एक हाथ में आधा भरा गिलास लिए उसे छलकने से बचाते जैसे तैसे दौड़ता मैं डिब्बे के गेट पर आया तो दोनों को वहीं खड़े तमाशा देखते पाया। मैं चिल्लाया, अरे किनारे होइए। वृद्धा ने लपक कर चाय का गिलास हाथ में ले लिया और मैं चढ़ गया। कूपे में वापस बैठ जाने पर वृद्धा ने चुस्की लेते हुए कहा, अमृत लाए हो बेटा, अब राहत मिल जाएगी। तब उखड़ी सांसों को मैं संयत कर ही रहा था। ट्रेडमिल टेस्ट।
हम सभी चुप हो गए। जाने क्यों लगा कि इस बार के मौन पर वेदना खिंची हुई थी। उनकी भट्ठर डीठ जब असह्य हो चली तो मैं मोबाइल जीपीएस पर ट्रेन की स्थिति देखने लगा। काशी बस 2 किलोमीटर। ट्रेन हताश प्रेमी की तरह चल रही थी। धीमी हो, रुके, सरके, चले, रुके। वृद्ध ने खास कर गला साफ किया। बेटे, हमारी किसी बात का बुरा तो नहीं लगा? नहीं तो। हमारा बेटा सरवन तुम्हारे जैसा ही है। बचपन में एक दिन जब खेल कर लौटा तो ऐसा बिस्तर पकड़ा कि छोड़ नहीं पाया। बहुत इलाज झाड़ फूंक कर आया, लेकिन कोई लाभ नहीं। डॉक्टरों ने हार्ट और ब्रेन दोनों से जुड़ा कुछ बताया था। थक हार कर घर ले आए और उसकी सेवा में हम दोनों लग गए। ये बहुत जिंदा दिल है, मुझसे उसका बिस्तर नहीं बदला जाता। वृद्ध का गला भराया तो वृद्धा ने बात आगे बढ़ाई। तुम्हारे माथे जब रोटी खाते पसीना बहने लगा तो मुझे यकीन हुआ जैसे तुम भी उस जैसे ही हो। तुमने बर्थ वाली बात जैसे काटी, वो भी ऐसे ही समझाता है। एक तमन्ना थी बेटा कि हमारा सरवन भी ठीक होता और हम बूढ़ों की सेवा करता। तुमने पूरी कर दी। चैन हुआ। जानते हो, जब तुम गए थे तो मैंने इन्हें कहा कि तुम्हें दौड़ाऊंगी। सरवन दौड़ने के बाद ही पड़ा था। तब से किसी को भागते नहीं देख पाती थी, किसी अपने को दौड़ते देखना चाहती थी। सो तुम्हें चाय लाने को। तुम ना समझोगे बेटा कि तुम्हें भागते जाते देख हम दोनों को कितना सुख मिला। वृद्ध संयत हो गए थे। कहने लगे, गए हफ्ते सरवन नहीं रहा। पुरोहित बाबा के अनुसार उसकी भस्म यहाँ गंगा में दहाने हम आए हैं। उस डब्बे में वही है। जिस नदी के किनारे वो खेला बढ़ा, उसे उसकी राख सौंपते हमें भी ठीक नहीं। दरभंगा को जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर उद्घोषणा के साथ ट्रेन वाराणसी कैंट स्टेशन पर रुक चुकी थी। मैं कहीं गहरे डूबा, उतरने को उठा। कल आप लोगों के साथ घाट चलूंगा। नहीं बेटा, जीते जी तुम्हें लेकर वहां नहीं, हम कर लेंगे। हम फिर से मौत नहीं देखना चाहते। जाओ, सुखी रहो। पूरी यात्रा के दौरान मेरा मोबाइल एक बार भी नहीं बजा था, ना ही एलर्जी वाली छींकें उभरी थीं। मेरे मन में शब्द ही शब्द थे। राम रस, भाग्यवानों को भगवान का प्रसाद, सुख पाओगे बेटा। मुआ जाने कैसा चढ़ गया है, खुलता ही नहीं। जाओ, सुखी रहो। गहरे दुख से उबरना सबसे बड़ा सुख होता होगा। थकान जाने कहां थी। Radio Playback India.